नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। और रक्षाबंधन आने वाली है तो उसकी आपको पहले से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस समय थोड़ा सा हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब भी होगी तो कोई चिंता ना करें, थोड़ा बहुत ये त्यौहार हमारे अंदर जो है वो ख़त्म होने के बाद एक पढ़ाई के प्रति जो नई उमंग भर देते हैं। तो चलिए, आज हमारी ये आईपीसी की क्लास है, आईपीसी 1860, और उसमें आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपराधिक षड्यंत्र। तो इसको हम पढ़ाने जाएंगे। ये आपका जो हमारी मूल आईपीसी थी उसमें ये आपराधिक षड्यंत्र नाम का कोई अपराध नहीं था, इसे बाद में शामिल किया गया। तो इसे कब शामिल किया गया और जो उसमें परिभाषा दी गई है वो किस मामले से ली गई है और किसके द्वारा वो दी गई थी कि वही परिभाषा उठा करके हमने जो है वो 120 का में रख ली है। और 120 का में परिभाषा दी गई है, वो परिभाषा क्या है और कुछ इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जैसे, तो उनके बारे में बताएंगे हम। पति पत्नी की स्थिति की है क्या, पति पत्नी के बीच में आपराधिक षड्यंत्र हो सकता है क्या, भारत में क्या स्थिति है, अंग्रेजी विधि में क्या स्थिति है, और आपराधिक षड्यंत्र के लिए जो दंड है, तो दंड सामान्यतः आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में आते रहे हैं, तो इसका क्या दंड है तो हम वो आज बताएंगे। और बहुत ही हमारी कोशिश रहेगी बहुत सरल और सहज भाषा में बताएं। तो यदि आपने पहले लाभ नहीं पढ़ा है या आपने ये आपराधिक षड्यंत्र अपराध अच्छे से नहीं पढ़ा है, तब भी हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ये समझ में आएगा, ये हमारा वादा है। चलिए हम चलते हैं। तो पहले हम लेते हैं कि आईपीसी 1860 आपराधिक षड्यंत्र। हम आज कहाँ से कहाँ तक बताने वाले हैं। तो आपराधिक षड्यंत्र की मात्र जो है केवल 2 धाराएँ हैं, 120 का और 120 खा। तो इन्हीं दोनों धाराओं पे आज हमारा ये वीडियो आधारित होगा। और जहाँ से भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं मैं उसको बार बार हिंट करूँगा, तो वो हिंट अगर आप समझ गए तो इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कि आपराधिक षड्यंत्र जो है वो कहाँ पर है। तो आपराधिक षड्यंत्र जो है हमारी आईपीसी में अध्याय 5 का में, जैसा हमने बताया कि जोड़ा गया है बाद में, अध्याय 105 का, अध्याय 5 का में धारा 120 का और 120 खा तक में है ना। तो 2 धाराओं में है। 120 का में परिभाषा दी गई है, 120 खा में जो है इसका आपराधिक षड्यंत्र का दंड दिया गया है। फिर आपका एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जैसे कि अध्याय 5 का, तो इससे स्वाभाविक रूप से ये बाद में जोड़ा गया, जैसा हमने बताया भी आपको। तो ये कब जोड़ा गया, जो हमारा अध्याय 5 का है ये कब जोड़ा गया, तो ये 1913 में है ना। 1913 में आईपीसी में संशोधन करके इस अध्याय को जोड़ा गया और एक नया अपराध जो है वो आपराधिक षड्यंत्र के नाम से जो है वो सृजित किया गया। फिर हम आगे चलते हैं कि एक क्वेश्चन आपका ये भी यूपीसीएस में आया है, आपका म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट में भी आ चुका क्वेश्चन आपका ये कि धारा 120 का में जो आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है वो कहाँ से ली गई है। तो वो परिभाषा आपके एक मामला है मुल्कही वर्सेज आर, मुल्कही वर्सेज आर। इसमें न्यायाधीश जो थे बिल्स ने जो आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई थी उसको लगभग हूबहू हमने धारा 120 में रख दिया है। तो आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं धारा 120 का की। तो 120 का में जो है क्या दिया गया है, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ही बनता है, ये धारा इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती एग्जाम में, पूछी भी गई है कि आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा जो है वो कहाँ दी गई है आईपीसी में। तो धारा 120 का, धारा 120 का में दी गई है। और ये परिभाषा क्या है, तो इसको हम बड़ी आसानी भाषा समझना चाहते हैं आज। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति है ना, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करने, माने क्या काम कैसा है उनका, अवैध है, या कोई ऐसा काम जो वैध है, कानूनी है, लेकिन उनके साधन क्या हैं, अवैध हैं, उनके साधन गैर कानूनी हैं। तो कोई वैध कार्य अवैध साधनों द्वारा करने को सहमत होते हैं, क्या होते हैं, सहमत होते हैं। तो ऐसी सहमति जो है वो क्या कहलाती है, आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है, आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच ऐसी सहमति जो कोई अपराध अवैध काम करने के लिए हो या वैध काम अवैध तरीक़ों से करने के लिए हो, आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। तो सिंपल भाषा है। अब इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन आपका एक तो यही बन सकता है कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं,
तो 2 या 2 से अधिक। अगर पूछ दे अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं, अधिकतम, न्यूनतम 2 व्यक्ति हैं, अधिकतम, तो अधिकतम जो है वो कितने ही व्यक्ति हो सकते हैं ना, अधिकतम कोई सीमा नहीं, 100, 200, 400, 500 कुछ भी हो सकते हैं ना, पूरा एक जन समूह हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, आता ही है कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं, 2 व्यक्ति आवश्यक हैं, क्योंकि 2 व्यक्ति तो होने चाहिए, तभी उनके बीच में कोई सहमति बनेगी। क्योंकि अकेले व्यक्ति की सहमति होती ही नहीं है, अकेले व्यक्ति में कोई सहमति नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और बता दें, जो इसके परंतुक और स्पष्टीकरण दिए गए हैं, तो यदि हम उसको पढ़ते हैं तो उसका एक सिंपल अर्थ निकलता है, वही हम आपको समझाने जा रहे हैं आज। केवल सहमति अपराध नहीं है, माने कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो है किसी अपराध को करने के लिए केवल सहमति बना लेते हैं, तो यहाँ तक कोई अपराध नहीं होगा। जरूरी क्या है कि इस सहमति के अनुसरण में कोई कार्य किया जाए, कोई आगे कार्रवाई करें, वो कोई आगे कार्य करें, और ऐसा कार्य जो है वो अगर वो कार्य कर देंगे तो फिर आपराधिक षड्यंत्र जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और स्पष्टीकरण में ये स्पष्ट किया गया है कि जो भी काम किया गया है वो कोई छोटा काम भी हो सकता है और बड़ा काम भी हो सकता है, माने मुख्य कार्य भी हो सकता है या उसका सहायक कार्य हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 व्यक्ति इस तरह की सहमति बनाते हैं कि हमको एक तीसरे व्यक्ति को जो है वो पॉइजन देना है। अभी तक उन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल सहमति बनाई कि हमको तीसरे व्यक्ति, जो गा नाम का व्यक्ति है, उसको क्या करना है, जहर देना है। कोई अपराध नहीं हुआ, लेकिन मान लो उन्होंने, एक व्यक्ति गया और जाके बाज़ार से जो है वो गैर कानूनी ढंग से जो है वो जहर खरीद लाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, सहमति के अनुसरण में जो है वो काम हो गया ना, तो आपका ये आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा में आ जाएगा। ये आपराधिक षड्यंत्र जो है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, और या तो पूरा काम कर दें वो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात समझ गए आप कि केवल सहमति अपराध नहीं है जब तक कि उस सहमति के अनुसरण में कोई आपराधिक काम है ना, या कोई भी कार्य जो है वो किया ना जाए, और ऐसा कार्य जो है वो मुख्य कार्य भी हो सकता है और सहायक कार्य भी हो सकता है, माने छोटा कार्य, कोई छोटा कार्य हो सकता है या कोई मेन प्रयोजन से संबंधित बड़ा कार्य हो सकता है। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात की गई सहमति की, है ना, तो सहमति क्या है, तो इसके लिए विभिन्न जो मामले आए हैं न्यायालय के, उसमें कहा है कि सहमति का मतलब है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मस्तिष्कों का मिलन, है ना भाई, मस्तिष्क से विचार करेंगे और उसके बाद जो है वो उनकी विचारधारा जो है एक हो जाएगी, मतलब कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का मस्तिष्कों का मिलन, यही कहलाती है आपकी सहमति। तो सहमति क्या है, 2 या 2 से अधिक मस्तिष्कों का, मस्तिष्क है ना, मस्तिष्कों का मिलन, 2 या 2 से अधिक मस्तिष्कों का मिलन, यही कहलाती है आपकी सहमति। और ये सहमति जब आपराधिक उद्देश्य से हो, माने कोई गैरकानूनी काम करने के लिए हो, या ठीक है कोई कानूनी काम है लेकिन उसमें हम जो साधन अपना रहे हैं, जो तरीके अपना रहे हैं वो गैरकानूनी है, तो फिर ये आपकी जो है वो आपराधिक सहमति कहलाएगी। और इसके अनुसरण में कोई कार्य कर दिया तो आपराधिक सहमति जो है वो क्या हो जाएगी, आपराधिक षड्यंत्र हो जाएगी आपकी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आपका ये कि क्या एक व्यक्ति को आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंडित किया जा सकता है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि आपराधिक षड्यंत्र के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं, 2 व्यक्ति आवश्यक हैं, तो केवल एक व्यक्ति को दंडित नहीं किया सकता। यदि दूसरे व्यक्ति को या कई व्यक्ति हैं उनको न्यायालय ने क्या किया है, उन्मुक्त कर दिया है। उन्मुक्त का मतलब होता है कि विचारण के दौरान ही किसी व्यक्ति को कि इसके खिलाफ कोई मामला नहीं बन रहा है उसको छोड़ देना, या दोष मुक्त, तो ये अंतिम फैसला होता है आपका, है ना, क्योंकि न्यायालय जब विचार कर लेता है अंतिम रूप से तो या तो दोष सिद्धि देता है या दोष मुक्ति देता है ना, तो दोष मुक्त कर दिया गया है और केवल एक व्यक्ति बचा है तो उसको आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन कई मामलों में न्यायालय ने ये स्पष्ट किया है, तो यदि एक व्यक्ति तो पकड़ में आ गया, कोई आपराधिक षड्यंत्र का मामला हुआ, एक व्यक्ति पकड़ में आ गया
और ये साबित कर दिया गया कि और भी व्यक्ति थे, केवल अभियुक्त जो पकड़ा गया वो ही नहीं था, और भी व्यक्ति थे जिन्होंने अपराध किया है, अपराध में वो संलग्न थे, लेकिन या तो वो गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं या अज्ञात हैं, उनकी जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई। तो फिर एक सिंगल व्यक्ति को भी जो है वो आपराधिक षड्यंत्र में दंडित किया जा सकता है, क्योंकि शर्त पूरी हो रही है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपराधिक काम कर रहे हैं, उनमें आपराधिक सहमति है। अब ये बात अलग है कि केवल अभियुक्त पर पकड़ा गया और जो अन्य व्यक्ति थे, है ना, जिनके बीच में आपराधिक षड्यंत्र सहमति थी, वो अज्ञात हैं या पकड़े नहीं जा सके। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति को भी दंडित किया सकता है, लेकिन समान स्थिति में जो है वो एक व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। तो ये विशेष परिस्थितियां हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लें। चलिए आगे चलते हैं। पति पत्नी, तो क्या पति पत्नी के बीच में कोई आपराधिक सहमति हो सकती है? तो यहाँ पे अलग अलग कानून है। जैसे अगर हम बात करें अंग्रेजी विधि की, है ना, अंग्रेजी विधि माने जो ब्रिटेन में लागू है, आंग्ल विधि इसको हम बोल सकते हैं। तो इसमें पति और पत्नी के बीच में आपराधिक षड्यंत्र नहीं के संबंध में सहमति नहीं हो सकती है। क्योंकि क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कानून में, कानूनी रूप से जो है वो अंग्रेजी विधि में जो है वो पति पत्नी को एक व्यक्ति माना गया है, एक व्यक्ति माना गया। लेकिन भारत में जो है वो ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में जो है पति पत्नी के बीच में जो है वो आपराधिक षड्यंत्र के लिए सहमति हो सकती है। और इसके संबंध में एक बहुत फेमस मामला है आपका, वो मामला है तमिलनाडु वर्सेज नलिनी सिंह। तो इस मामले में ये बात कही गई, पुनः स्पष्ट की गई। तो इस मामले को आप ध्यान रखिएगा। ये आपका हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से जुड़ा हुआ मामला है आपका, ये तमिलनाडु वर्सेज नलिनी सिंह। ये आपका 1999 में इसका फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, है ना, एससी सुप्रीम कोर्ट 1999। तो इस मामले में न्यायालय ने कहा कि पति पत्नी के बीच में भी जो है वो आपराधिक षड्यंत्र के लिए सहमति हो सकती है, क्योंकि भारत में पति पत्नी को जो है वो भिन्न भिन्न अलग अलग व्यक्ति माना गया है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो अब हम लेते हैं धारा 120 खा, जो आपराधिक षड्यंत्र को जो है वो दंडित करती है। तो इसमें आपके 2 खंड दिए गए हैं, खंड 1 और खंड 2। तो इसमें समानतः आपके दंड पूछे जाते हैं कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए क्या दंड है। तो दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। चलिए हम चलते हैं। तो पहला हम कंडीशन देखते हैं। तो यदि कोई अपराध मृत्युदंड से, आजीवन कारावास से, या 2 वर्ष के कारावास से, या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से, अधिक के कठोर कारावास से, है ना, कठोर कारावास से दंडनीय है, और कोई व्यक्ति जो है वो इसमें दंडनीय है, और ऐसे अपराध के आपराधिक षड्यंत्र में अभियुक्त क्या होता है? शामिल होता है, शरीक होता है। तो उसको क्या दंड दिया जाएगा? तो इसमें एक शर्त है, यदि इस तरह का अपराध के लिए जो है वो हमारी आईपीसी में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं है, तो फिर क्या मानेगी विधि? उसको उस तरह से दंडित करेगी, मान लो उसने वैसे अपराध का क्या किया है? दुष्प्रेरण किया है। तो एक प्रकार से उसको दुष्प्रेरण, उस अपराध के दुष्प्रेरण के लिए जो दंड है उस दंड से उसको दंडित किया जाएगा। तो ये दुष्प्रेरण की तरह दंड नहीं होगा, इस बात को आप याद रखिए। बशर्ते अपराध कैसा हो, अपराध की सजा जो है वो कैसी हो? मृत्युदंड हो, आजीवन कारावास हो, 2 वर्ष का कारावास हो, या 2 वर्ष से अधिक का कारावास हो। यदि ऐसे अपराध के संबंध में आपराधिक षड्यंत्र हुआ है और उसमें अभियुक्त जो है वो सम्मिलित है, और कानून में इस तरह के अपराध के लिए कोई अलग से सज़ा डिसाइड नहीं की है, तो फिर विधि क्या मानेगी? न्यायालय क्या करेगा? उसको जो है ये मान के चलेगा कि इसने जो है वो इस तरह का अपराध जिसके लिए आपराधिक षड्यंत्र हुआ है ना, उस तरह के अपराध के जो दुष्प्रेरक है उसको दुष्प्रेरक मान करके, और उसको जो है दुष्प्रेरक का जो दंड होता है वो दंड उसको दिया जाएगा। अब चलते हम नीचे दूसरा पैरा चलते हैं। तो दूसरे पैरा में कहा गया है कि यदि स्थिति उपरोक्त जैसी नहीं है, माने कोई ऐसा आपराधिक षड्यंत्र के लिए कार्रवाई नहीं की गई है जो कि इन सजाओं से दंडनीय है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 2 वर्ष का कारावास या इससे अधिक के लिए, माने इससे कोई छोटा मामला है, माने 2 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय मामला है, या केवल जुर्माने दंडनीय कोई अपराध है, यदि उसके अपराध के लिए आपराधिक षड्यंत्र में अगर कोई व्यक्ति शरीक होता है
तो उसके लिए दंड क्या होगा, तो यहाँ पे दंड जो है वो, क्योंकि अपराध छोटा है, समाज को उससे छोटी हानि होती है, तो इसलिए इसमें दंड का प्रावधान क्या है, कम है। तो दंड क्या है आपका, अधिकतम जो है वो 6 मास तक का कारावास। और कारावास दोनों तरह का हो सकता है, जैसा हमने पहले कई वीडियो में बताया, आपको क्लास में बताया है कि सादा और कठोर। तो इसमें या तो सादा हो सकता है या कठोर हो सकता है। तो अधिकतम कितना हो सकता है पूछ सकता है एग्जाम में, तो अधिकतम 6 मास या जुर्माना या दोनों। तो कैसा लगा वीडियो आपको, ये क्लास का ही वीडियो है, बच्चे बैठे हुए हैं और उन्हीं के दौरान ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो इसमें हमारी तरीका रहता है, हम क्या करते हैं, बच्चों की तरफ से लिखते हुए जाते हैं और बच्चों को पूरी तरह से एक्सप्लेन करते चले जाते हैं। उसके बाद लास्ट में जब पूरा बोर्ड में लिख जाता है तो बच्चों को हम एक बार जो है वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों का एक बार यहाँ पे रिवीजन भी हो जाता है और निसंदेह रूप से इस रिवीजन से जैसा मानना है मेरा कि उनको लाभ होगा। तो ये सिविल जज ADPO की क्लास में आपका स्वागत है और चलिए अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि ज़्यादा समझ में आए तो आगे की धाराएँ आप इसको देखे रहिएगा, है ना। आगे की धाराएँ भी आप जैसे कि उसको आप जो है वो देख करके आएँ तो इसको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए नमस्कार, धन्यवाद।